एक जमाने में एक बादशाह की 4 बेटियां थीं जो बहुत खूबसूरत, नेक सीरत और हमदर्द थीं। इनमें से 3 की तो शादी हो चुकी थी, मगर छोटी शहजादी नीलम अपनी तीनों बहनों से ज्यादा हुस्न, शरीफ और समझदार थी। इस शहजादी के सर के बाल सुनहरे थे, मगर इसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि कोई शहजादा इतना हुस्न, दिलरुबा, बहादुर और समझदार नहीं मिलता था। बादशाह और मल्लिका भी इस शहजादी को बहुत चाहते थे और इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि इसकी शादी किसी लायक शहजादे से हो। इस हंसमुख शहजादी की बहुत सी सहेलियां भी थीं जो इसके साथ खेला करती थीं। एक रोज शहजादी और इसकी सहेलियां खेलते खेलते सब्जा झाड़ के पास बहने वाली जूबन नदी पर जा पहुंची। सहेलियों ने जो देखा, ये साफ शफाफ पानी चांदी की तरह सफेद बह रहा है, तो उनका दिल चाहा कि वो इस पानी में नहाए। चुनांचे उन्होंने शहजादी को भी मजबूर किया। शहजादी अपनी सहेलियों के कहने से मजबूर हो गई और नदी में नहाने को तैयार हो गई। जब ये सब नदी में नहाने लगी तो शहजादी के 2-4 बाल नदी में गिर गए। ये लोग नहाकर नदी से महल में वापस आ गईं। शहजादी के बाल बहते बहते दूसरे बादशाह की सल्तनत में एक चट्टान से रुक कर रह गए। इत्तेफाक से उस जंगल में उस बादशाह का लड़का शिकार खेलने आया हुआ था और इसके दोस्त नदी पर पानी पीने आए थे। पानी पीते पीते एक दोस्त ने देखा कि कोई चीज सोने की तरह चमक रही है। उसने आगे बढ़कर देखा तो सोने के 4 बाल आपस में उलझे हुए एक चट्टान से रुके पड़े हैं। उसने जल्दी से बढ़कर उन बालों को उठा लिया और शहजादे के पास लाया। शहजादे को सुनहरे बाल देखकर बड़ी हैरत हुई। ये चुपचाप उन बालों को लेकर घर आ गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मल्लिका ने खाना खाने को कहा तो शहजादे ने खाने से इनकार कर दिया। मल्लिका खामोश रही, मगर जब सुबह शहजादे ने नाश्ता करने और चाय पीने से भी इनकार कर दिया तो मल्लिका को बहुत फिक्र हुई और उसने बादशाह से कहा कि शहजादा कुछ उदास सा है। जब से शिकार से वापस आया है ना, कुछ खाया, मगर वो किसी से कहना नहीं चाहता। बादशाह ने यह सुनकर वजीर के लड़के बहादुर को बुलाया और कहा कि तुम शहजादे से इसकी उदासी का सबब मालूम करो। वजीर ज़्यादा शहजादे के पास गया और पूछा कि आखिर आपने कल से खाना क्यों नहीं खाया और आप क्यों चुपचाप हैं। पहले तो शहजादा टालता रहा, मगर जब वजीर ज़ादे ने बहुत जोर दिया तो शहजादे ने कहा कि मैं ये सुनहरे बाल जिस लड़की के हैं उससे शादी करना चाहता हूं। वजीर ज़ादा ने कहा, यह कौन सी मुश्किल है, मैं अभी बादशाह सलामत से अर्ज करता हूं। ये कहकर वजीर ज़ादा बादशाह सलामत के पास चला गया और कहा, कल जब हम शिकार खेल कर आ रहे थे और जूबन नदी पर पानी पीने पहुंचे तो वहां इनको ये लड़की के 4 सुनहरे बाल मिले। उसने वो बाल शहजादे को दिखाए। अब शहजादा साहब चाहते हैं कि सुनहरे बालों वाली लड़की से उनकी शादी हो जाए। बादशाह ने यह सुनकर शहजादे को बुलाया और कहा कि तुम खाना खा लो, मैं अभी लोगों को हुक्म देता हूं कि सुनहरे बालों वाली लड़की की तलाश करें। चुनांचे बादशाह ने उसी वक्त कोतवाल को हुक्म दिया कि वो सुनहरे बालों वाली लड़की को तलाश कराए। कोतवाल ने हुक्म सुनकर चारों तरफ सिपाही रवाना कर दी। इस तरह से 1 हफ्ता गुजर गया, मगर सुनहरे बालों वाली लड़की का कोई पता न चला। शहजादे को जब यह खबर मालूम हुई तो वो बीमार रहने लगा। बादशाह शहजादे की बीमारी से बहुत फिक्रमंद हुआ और उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई सुनहरे बालों वाली लड़की को तलाश करेगा या उसका पता चलाएगा, उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच से सल्तनत के बहुत से आदमी इस बात का पता चलाने के लिए रवाना हुए, मगर उसका पता न चला। उधर शहजादे की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक रोज बादशाह ने परेशान होकर वजीर से कहा कि अगर 1 महीने के अंदर सुनहरे बालों वाली लड़की का पता न चला तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। बेचारा वजीर ये हुक्म सुनकर अपने घर आया और घर वालों से कहा कि अब मेरी मौत के दिन करीब आ गए हैं। बादशाह ने यह हुक्म दिया है। वजीर ज़ादे बहादुर को जब अपने बाप की इस परेशानी का इल्म हुआ तो उसने अपने बाप से कहा, आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह सुनहरे बालों वाली लड़की का पता मैं चलाऊंगा। दूसरे दिन वजीर ज़ादे ने एक चूड़ी वाले का भेस बदला और नदी के किनारे चलना शुरू किया। आसपास जो भी गांव मिलते वो उनमें जाता और चूड़ियां बेचता और चूड़ियां ले लो की सदाएं लगाता। इसकी आवाज सुनकर गांव की लड़कियां निकल आती। ये चूड़ियां भी बेच रहा था और हर लड़की के बाल भी देख रहा था। इस तरह से वजीर ज़ादे को 20 दिन गुजर गए।
बेचारा बहुत गमगीन हुआ कि अब मेरे बाप को बेगुनाह कत्ल कर दिया जाएगा। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी सफर करना शुरू किया और आखिरकार वो शहजादी नीलम के शहर रोशनाबाद में पहुंच गया। यहाँ भी उसने चूड़ियां फरोख्त की, मगर कोई पता न चला। जब चूड़ियां देता तो हर लड़की से जरूर कहता था कि हमारे मुल्क में एक लड़की के सुनहरे बाल हैं, भला तुम्हारे यहाँ भी किसी के सुनहरे बाल हैं? लड़की सर हिलाकर जवाब देती कि नहीं, ये हमें मालूम नहीं, या कह देती। एक दिन जबकि महीना पूरा होने में बाकी 4 दिन रह गए थे, उसको बादशाह के खजांची की लड़की फरखुंदा ने चूड़ियां पहनाने को बुलाया। जब वो उस लड़की को चूड़ियां पहना चुका तो उसने उससे भी वही कहा कि मेरे मुल्क में तो एक लड़की के सुनहरे बाल हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी किसी के सुनहरे बाल हैं? लड़की ने चूंकि शहजादी को देख रखा था और वो उसकी सहेली थी, इसलिए उसने जवाब दिया कि हाँ, हमारी छोटी शहजादी नीलम के बाल सुनहरे हैं। वजीर ज़ादा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर उसने कहा गलत, बिल्कुल गलत। शहजादी के बाल सुनहरे होंगे, सोने के नहीं हो सकते, तुम गलत कह रही हो। खजांची की लड़की ने गुस्सा खाकर कहा कि मैं झूठ बोल रही हूं। वजीर ज़ादे ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या। इस पर खजांची की लड़की को और भी गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर मैंने तुमको शहजादी का सोने का बाल लाकर दिखा दिया तो? वजीर ज़ादा ने जल्दी से कहा, तो मैं तुमको ये सब कीमती चूड़ियां मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन अगर शहजादी का बाल सोने का ना हुआ तो तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। खजांची की लड़की ने यह शर्त मंजूर कर ली। वजीर ज़ादा चला आया। ये लड़की शाम को शहजादी के पास गई और बातें करते करते शहजादी का एक बाल चुपके से तोड़ लिया और थोड़ी देर के बाद शहजादी से रुखसत होकर घर आ गई। जब दूसरे रोज वजीर ज़ादा चूड़ियां बेचता बेचता उसके घर के पास से गुजरा तो उसने उसको बुलाया और शहजादी का सोने का बाल उसको दे दिया और कहा, लो देखो, अब तो यकीन आया। वजीर ज़ादे ने मुस्कुराकर कहा, वाकई तुम सच्चे कहती थी। लो, तुम शर्त जीत गई, इसलिए ये सब चूड़ियां तुम्हारी हैं। खजांची की लड़की अंदर चूड़ियां रखने गई और वजीर ज़ादा फौरन वहां से उठकर एक सराय में आया और एक घोड़े वाले को बुलाकर उसका घोड़ा खरीदा और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि पूरा महीना होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और उसका शहर यहां से बहुत काफी दूर था। वजीर ज़ादा दिन रात घोड़ा दौड़ाता रहा, मगर शहर काफी दूर था। उधर महीना पूरा हो गया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूछा कि तुमने सुनहरे बालों वाली लड़की का पता चलाया या नहीं? बेचारे वजीर ने बताया कि वजीर ज़ादा खुद उसकी तलाश में गया है। बादशाह तो गुस्से से जल रहा था, इसलिए उसने जवाब दिया, चूंकि महीना पूरा हो चुका है और शहजादा सख्त बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है और तुमने इस महीने में भी उसका पता नहीं चलाया, इसलिए मैं तुमको आज कत्ल कर दूंगा। बेचारा वजीर बहुत रोया और सल्तनत में भी बादशाह की खुशामद की गई और कहा गया कि वजीर की जान बख्श दी जाए, मगर बादशाह पर गुस्से का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए बादशाह ने कहा, यह नामुमकिन है। शाम को 4 बजे एक बड़े मैदान में सब लोग जमा हुए और गरीब वजीर के हाथ पांव बांधकर उसको बिठा दिया गया। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वजीर का सर उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार मारने के लिए उठाई ही थी कि वजीर ज़ादे की आवाज सुनाई दी, रुको, कत्ल न करो, मैंने सुनहरे बालों वाली लड़की का पता चला लिया है। जल्लाद रुक गया। वजीर की रस्सियां खोल दी गईं। वजीर ज़ादा बादशाह के पास आया और कहा, यहाँ से 200 मील एक शहर रोशनाबाद है, वहां की सबसे छोटी शहजादी नीलम के बाल सोने के हैं और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। बादशाह ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और वजीर ज़ादे को बहुत सारा रुपया इनाम दिया और उसी वक्त महल में जाकर मल्लिका को ये खुशखबरी सुनाई। शहजादे को जब ये इत्ला हुई तो उसकी बीमारी जाती रही और उसने उसी वक्त वजीर ज़ादे को अपने पास बुलाकर शाबाशी दी और कहा कि तुम इसके बदले में क्या इनाम चाहते हो? वजीर ज़ादा पहले तो खामोश हो गया। जब शहजादे ने फिर सवाल दोहराया तो वजीर ज़ादे ने कहा कि मैं इस मुल्क के बादशाह की खजांची की लड़की फरखुंदा से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी शादी शहजादी नीलम से हो जाए तो आप वहां के बादशाह सलामत से कहकर मेरी शादी उस लड़की से करा दीजिएगा। शहजादे ने वादा कर लिया।
वजीर के घर में खूब खुशियां मनाई गईं और वजीर अपने लड़के की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ। चंद रोज के बाद जब शहजादा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो उसके अब्बा ने बहुत से हीरे जवाहरात कश्तियों में भरकर एक कासिद नीलम के वालिद के पास भेजा और खत लिखा कि वो शहजादी नीलम की शादी उसके लड़के से कर दें। मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए ये कासिद और उसके साथी शहजादी नीलम के शहर में जा पहुंचे और एक दिन आराम करने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचे और तमाम तोहफे तहफ की खिदमत में पेश कर दिए और वो खत दिया जिसमें शहजादी के लिए शादी का पैगाम था। बादशाह ने खत पढ़कर जवाब दिया कि आप लोग एक हफ्ता ठहरिए, मैं इस पर गौर करके जवाब दूंगा। कासिद और उसके साथी शाही मेहमान खाने में ठहरा दिए गए। बादशाह ने मल्लिका को यह खत दिखाया। मल्लिका ने जवाब दिया कि मेरी राय में शहजादी से शहजादे की शादी करने में कोई हरज नहीं, मगर उससे भी अगर पूछ लिया जाए तो अच्छा है। बादशाह ने यह सुनकर कहा कि अच्छा, पूछ लो। चुनांचे 2-3 दिन के बाद मल्लिका ने शहजादी की सहेलियों से कहा कि वो शहजादी से शादी के बारे में पूछें। सहेलियों ने उस दिन शहजादी को ये सब किस्सा सुनाया और इसकी राय पूछी। नेक और अच्छी शहजादी ने जवाब दिया कि मुझे ये शादी मंजूर है, मगर मैं शहजादे की अकल का इम्तिहान लेना चाहती हूँ और मैं उससे 3 सवाल करूंगी। अगर वो इस पर कामयाब हो गया तो मैं फिर बड़ी खुशी से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी, लेकिन शहजादा अगर इन शर्तों को पूरा न कर सका तो इसका मतलब ये होगा कि वो बहुत बेवकूफ है और फिर मैं ऐसे बेवकूफ आदमी से शादी नहीं करूंगी। सहेलियों ने ये सब बातें आकर बादशाह को सुनाई। बादशाह ने ये सुनकर कहा, ये सब बातें जो शहजादी ने कही हैं ठीक हैं और मैं भी यही लिखकर भेज देता हूं। चुनांचे बादशाह ने कासिद को तलब किया और खत में लिख दिया कि शहजादे से शादी इस शर्त पर मंजूर है कि शहजादा शहजादी के 3 सवालों का जवाब दे, ताकि शहजादे की अकल का इम्तिहान हो जाए। अगर शहजादे ने जवाब दुरुस्त दिए तो फिर इस शादी में कोई हरज ना होगा, लेकिन शहजादी के सवालों के जवाब अगर शहजादा न दे सका तो फिर ये शादी नहीं होगी। कासिद ये खत लेकर फौरन रवाना हो गया और 1 हफ्ते के बाद बादशाह की खिदमत में पहुंचकर खत बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह खत पढ़कर बहुत खुश हुआ और वजीर ज़ादे को बुलाकर खत सुनाया और कहा कि शहजादे को इस खत का मजमून सुना दो। अगर वो ये शर्त पूरी करने को तैयार है तो मैं सबको तैयारी का हुक्म दूं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि शर्तें शहजादा हार जाएं तो मुझे मुफ्त में शर्मिंदा होना पड़े। वजीर ज़ादे ने ये तमाम बातें शहजादे को सुनाई। शहजादा ये सुनकर सोच में पड़ गया। वजीर ज़ादे ने जो शहजादे को फिक्रमंद देखा तो कहा, शहजादे साहब, आप हिम्मत ना हारें और चलने की तैयारी कीजिए। अगर शहजादी आपसे कोई मुश्किल सवाल करे तो आप 1 दिन की मोहलत सोचने के लिए मांग लीजिएगा और मैं आपको सोचकर बता दूंगा। शहजादा वजीर ज़ादे की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। चुनांचे वजीर ज़ादे ने बादशाह से आकर कह दिया कि शहजादे साहब चलने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि अगर अल्लाह मियां ने चाहा तो हम वहां से कामयाब लौटेंगे। बादशाह ने जवाब सुनकर तैयारी का हुक्म दे दिया और कासिद को उसी वक्त रवाना कर दिया कि वो उनके पहुंचने की इत्तला वहां के बादशाह को दे। 2-4 दिन के बाद एक बड़ी सी फौज के साथ बादशाह और सल्तनत के बड़े बड़े लोग, शहजादे, उसके दोस्त वजीर ज़ादे, शहजादी नीलम के शहर की तरफ रवाना हुए। ये लोग आराम से सफर करते हुए 12वें दिन शहजादी के शहर में पहुंच गए। चूंकि कासिद उनके आने की इत्तला कर दी थी, इसलिए इस मुल्क के बादशाह ने बड़े शान और शौकत से उनका इस्तकबाल किया और इन लोगों को बहुत आराम से ठहराया। 2 दिन के बाद बादशाह ने शहजादी नीलम से कहा कि अब तुम अपनी शर्तें शहजादे को बताओ। शहजादी ने जवाब दिया कि आप आज दरबार भरिए, मैं इस दरबार में शहजादे से पहला सवाल करूंगी। बादशाह ने हुक्म दिया और बड़ा दरबार भरा गया। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। इसके सामने कुर्सियों पर दोनों सल्तनतों के बड़े बड़े लोग बैठ गए। बीच में शहजादा एक कीमती तख्त पर ठाठ से आकर बैठ गया। इस तख्त के करीब शहजादे के दोस्तों की कुर्सियां बिछाई गईं। जब दरबार भर गया तो शहजादी की एक सहेली ने बाहर आकर पहले तो सबको सलाम किया और फिर शहजादे से मुखातब होकर कहा, हमारी
अक्लमंद शहजादी अक्लमंद शहजादे से पूछती हैं कि वो इसका जवाब दें कि अक्ल खाती क्या है। ये सवाल सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया और शहजादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि इसको कुछ समझ ना आया तो उसने वजीरजादे की तरफ देखा। वजीरजादे ने आंखों से इशारा किया। शहजादे ने इशारा समझकर जरा धीमी आवाज से कहा कि ए सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि उनका सवाल बहुत जबरदस्त है और इसके सोचने के लिए वो मुझे एक दिन की मोहलत दे। सहेली अंदर गई और फिर वहां से वापस आकर कहा, हमारी अक्लमंद शहजादी बहादुर शहजादे को कल इसी वक्त तक सोचने की मोहलत देती है। ये सुनकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मेहमान खाने में आकर बादशाह, शहजादा और दूसरे लोग सोचने लगे। शहजादे ने वजीरजादे से कहा कि बताओ इसका क्या जवाब दूं। वजीरजादा खुद फिक्रमंद हो रहा था। उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं, अभी जवाब समझ में नहीं आया। वजीरजादे की रात उसी फिक्र में गुजर गई, मगर किसी की समझ में कोई बात नहीं आई। सूरज निकल आया, सबने नाश्ता किया और फिर सोचने लगे। यहां तक कि खाने का वक्त हो गया, मगर इसका जवाब किसी की समझ में नहीं आया। फिर असर हुई। चाय पीकर ये लोग अभी बैठे ही थे कि इस बादशाह के यहां से इत्तला आई कि दरबार भर गया है, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। बादशाह और इसके दरबारी दरबार में जाने को उठे। शहजादा भी गम के मारे बड़ी मुश्किल से उठा। वजीरजादे को तलाश कराया तो मालूम हुआ कि वो कमरे में बैठा हुआ है। शहजादा उसको लेने गया। जाकर देखा तो वजीरजादे के आंसू बह रहे हैं। शहजादे ने अफसोस से पूछा कि वजीरजादे, तुम क्यों मेरी वजह से गमगीन हो रहे हो। वजीरजादे ने इतना सुना तो दौड़कर शहजादे से लिपट गया और मुस्कुराने लगा। शहजादे ने कहा, तुमको खुशी किस बात की हुई। वजीरजादे ने चुपके से शहजादे के कान में कुछ कहा। ये सुनकर शहजादा भी हंसने लगा। ये दोनों हंसते हुए बाहर आए। बादशाह ने देखा तो सवाल किया कि अरे, अभी तो तुम लोग गमगीन थे और अब हंस रहे हो, आखिर क्या बात है। शहजादे ने बादशाह के कान के पास जाकर आहिस्ता से कुछ कहा। ये सुनकर बादशाह भी खुश हो गया और हंसी खुशी दरबार में ये तमाम लोग पहुंच गए। जैसे ही शहजादा तख्त पर जाकर बैठा, शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ए शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है कि अकल खाती क्या है। शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि शहजादी की सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि अकल गम खाती है। शहजादे का यह कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने खुश होकर शहजादा जिंदाबाद का नारा लगाया। थोड़ी देर के बाद फिर शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ए अच्छे बहादुर और अक्लमंद शहजादे, हमारी नेक दिल और अक्लमंद शहजादी पूछती हैं कि ये बताइए, अक्ल पीती क्या है। शहजादी का दूसरा सवाल सुनकर तो सब अक्लमंद लोग घबरा गए और सारे दरबारी शहजादी के इस सवाल को सुनकर तज्जुब करने लगे। शहजादे ने पहले रोज की तरह आज भी एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। ये सवाल इस कदर टेढ़ा और मुश्किल था कि सब लोग घबरा रहे थे और आज तो वजीरजादा भी परेशान था। सब लोगों ने अलग अलग जवाबात सोचे। कोई कहता कि अक्ल आंसू पीती है, किसी की राय थी कि अक्ल खून पीती है, बज कहते थे कि फिक्र को पीती है। इसी राय में 24 घंटे गुजर गए और दरबार जाने का वक्त आ गया। कुछ देर के बाद आदमी बुलाने आया और ये सब रंजीदा और खामोश दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने बड़े गुस्से से कहा कि मैं पहले ही कहता था कि न चलो, मगर ये जिद्दी शहजादा न माना और आज मुझे और मेरे सब दरबारियों को इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वजीरजादा खामोशी से पीछे चल रहा था। बादशाह को गुस्सा करते देखकर एकदम से वो जोर से हंसने लगा। बादशाह ने इसकी गुस्ताखी पर मुड़कर इसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुमको शर्म नहीं आती कि सब परेशान हो रहे हैं और आज भरे दरबार में जलील होना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो। वजीरजादे ने बड़े अदब से बादशाह के कान में झुककर कुछ कहा और फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं तो इसीलिए आपके गुस्से पर हंस रहा हूं। बादशाह इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर वजीरजादे ने शहजादे को बुलाया और चुपके से उससे कुछ कह दिया। मालूम नहीं ऐसी क्या बात कही कि शहजादा भी बेइख्तियार हंसने लगा। जब ये लोग दरबार में पहुंचे तो शहजादी की सहेली ने कल की तरह से आकर
फिर शहजादे से पूछा कि ए अच्छे अक्लमंद शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती हैं कि अक्ल पीती क्या है। शहजादे ने हंसकर जवाब दिया कि ए अच्छी अक्लमंद शहजादी की अच्छी सहेली, जाओ शहजादी से कह दो कि ये तो बहुत आसान सवाल है, अरे अक्ल गुस्सा पीती है। शहजादे का इतना कहना था कि दोनों सल्तनतों के लोग खुशी से उछल पड़े और जोर जोर से वाह वाह कहने लगे। थोड़ी देर में शहजादी खुद बुर्का ओढ़कर बाहर आई और शहजादे से कहा कि आपने मेरे दोनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दिए हैं। अब आखिरी शर्त यह है कि एक शेर पिंजरे में मुर्दा बंद है। आप पिंजरा खोले बगैर और पिंजरे की कोई चीज तोड़े बगैर इस मुर्दा शेर को पिंजरे में से निकाल दीजिए। ये सवाल सुनकर सब लोग बेहद घबराए और शहजादे ने एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। सब लोग घरों को रवाना हो गए। जब शहजादा अपने मकाम पर आया तो उसने वजीरजादे से कहा, अब क्या होगा? वजीर ने कहा, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मगर आप फिक्र न करें, मैं सोचूंगा। दूसरे दिन वजीरजादे ने फिर चूड़ी वाले का भेष बदला और खजांची के मकान पर पहुंचा। खजांची की लड़की फरखुंदा ने जो इसकी आवाज सुनी तो उसे बुला लिया। जब ये अंदर पहुंचे तो खजांची की लड़की ने कहा, तुम चूड़ी वाले के भेष में हो, तुम शहजादे के कोई साथी मालूम होते हो। पहले भी तुम मुझे धोखा देकर शहजादी का पता चला कर गए थे, बताओ तुम कौन हो? वजीरजादा हंसकर कहा, ए अच्छी और नेक लड़की, मैं शहजादे का दोस्त हूं और शहजादे के मुल्क के वजीर का लड़का हूं। खजांची की लड़की ने कहा, अब तक तो तुम्हारा दोस्त शहजादा जीत रहा है, मगर आज वो नहीं जीत सकता। खजांची की लड़की की ये बातें सुनकर वजीरजादा रोने लगा। खजांची की लड़की ने जो उसे रोते देखा तो कहा, तुम क्यों रो रहे हो ए वजीरजादे? इस पर वजीरजादे ने रोते हुए जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मुझे शहजादे ने वादा किया था कि अगर इसकी शादी शहजादी से हो जाएगी तो वो यहाँ के बादशाह से कहकर मेरी शादी तुमसे कर देगा। मगर आज शहजादा शर्त हार जाएगा और इसकी शादी तुम्हारी शहजादी नीलम से नहीं होगी। इसका नतीजा ये होगा कि मेरी शादी भी तुमसे नहीं हो सकेगी। मैं इसलिए रो रहा हूं। खजांची की लड़की ये सुनकर पहले तो शर्माई और फिर कहा कि तुम मत रो, मैं तुमको बता देती हूं कि ये शेर किस तरह पिंजरे के अंदर से निकाला जा सकता है। वजीरजादे ने हंसकर कहा, बताओ। खजांची की लड़की ने कहा, दरअसल ये इस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि एक मोम का शेर बिल्कुल असली शेर की सूरत का बनाकर खड़ा कर दिया गया है और इस पर रंग फेर दिया गया है। अगर लोहे की एक गरम सलाख जो आग पर सुर्ख कर ली जाए इस शेर के पेट में घोंपी जाए तो इसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह शहजादी की ये शर्त भी पूरी हो जाएगी कि बगैर पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल दिया जाए। वजीरजादे ने ये सुनकर खजांची की लड़की का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहां से फौरन दौड़ता हुआ शहजादे के पास आया और फिर उसको अलग जाकर ये सब किस्सा सुना दिया। शहजादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन जाकर बादशाह को इसकी इत्तला दी। बादशाह ने वजीरजादे की अक्लमंदी की बड़ी तारीफ की और कहा कि वो यहाँ के बादशाह से कहकर खजांची की लड़की से इसकी शादी जरूर कराएगा। शाम को ये सब लोग बाइत्मीनान से दरबार में पहुंचे और शान से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद शहजादी बाहर आई और शहजादे से कहा कि आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं? शहजादे ने जवाब दिया, ए अक्लमंद शहजादी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं और आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर शहजादी ने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाओ। थोड़ी देर बाद शेर का पिंजरा लाया गया। इस पिंजरे के अंदर एक शेर बंद था और ऐसा मालूम होता था कि सचमुच का कोई जिंदा शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। कारीगरों ने इस मोम के शेर को इस अच्छे तरीके से बनाया था कि ये पहचानना मुश्किल था कि ये नकली शेर है। सब दरबारी उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि इस जिंदा शेर को आखिर शहजादा बगैर पिंजरा खोले या पिंजरा तोड़े बगैर किस तरह से बाहर निकालेगा। पहले तो शहजादे ने उठकर पिंजरे को अच्छी तरह देखा और फिर शेर को बड़ी देर तक देखता रहा। फिर यकायक हुक्म दिया कि एक लोहे की बड़ी सी सलाख लाई जाए और बहुत सी आग सुलगाई जाए। शहजादे के हुक्म की तामील की गई। जब सलाख आ गई और आग सुलगाई गई तो शहजादे ने इस सलाख को आग के अंदर रख दिया।
सब लोग शहजादे की हरकत पर तज्जुब करते रहे और उनकी समझ में कुछ न आया कि शहजादा क्या कर रहा है। जब 1 घंटा गुजर गया, लोहे की सलाख आग की तरह सुर्ख हो गई, तो शहजादे ने सलाख को उठाकर शेर के पिंजरे के अंदर शेर के पेट में इस सलाख को घोंप दिया। गरम लोहा जो मोम के शेर पर लगा तो मोम फौरन पिघलने लगा और थोड़ी देर में सब मोम बहकर पिंजरे के बाहर आ गया। ये सब देखकर सब लोगों ने खूब शोर मचाया। शहजादे ने शहजादी से कहा, ए अक्लमंद शहजादी, मैंने बगैर पिंजरा खोले या तोड़े इस शेर को बाहर निकाल दिया है, और अब बताइए आपकी क्या शर्त है। शहजादी शर्मा कर ये कहते हुए अंदर चली गईं, अक्लमंद शहजादे, आप सब शर्तें जीत गए हैं। दूसरे दिन शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से शहजादी से हो गई। शादी के चौथे दिन शहजादे ने इस मुल्क के बादशाह से कहा कि वजीरजादे की शादी इसी मुल्क की खजांची की लड़की से कर दी जाए। इस शादी में शहजादे और बादशाह ने खूब रुपया पैसा खर्च किया और शहजादी की शादी से ज्यादा शानदार तरीके पर शादी की गई। इसके बाद शहजादा, शहजादी नीलम, वजीरजादा और खजांची की लड़की तमाम दरबारियों को लेकर अपने मुल्क में वापस आ गए। यहाँ कई रोज तक शादी की खुशी में गरीब मोहताजों को खूब रुपया पैसा बांटा गया। कुछ दिन के बाद बादशाह ने अपनी जगह शहजादे को बादशाह बना दिया। शहजादे ने अपने दोस्त वजीरजादे को अपना वजीर मुकर्रर किया और वजीरजादे के अब्बा की पेंशन कर दी, और फिर ये सब लोग बड़े चैनो आराम से रहने लगे और रियाया की भलाई के लिए दिन रात काम करने लगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।